एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग। सभी बच्चों को सुप्रभात। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं दिगंत पुस्तक का यह प्रथम पाठ जो बातचीत है। और बातचीत एक ऐसा वर्ड है जो सभी लोग जानते हैं कि बातचीत होता क्या है। फिर भी मैं बातचीत के बारे में आज बातचीत करने जा रहा हूं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं 12वीं कक्षा की यह प्रथम चैप्टर है बातचीत, जिसके लेखक हैं महान लेखक हैं हिंदी साहित्य के महान लेखक जिन्होंने 1000 से अधिक निबंध लिखी। उनके ये जो चैप्टर है उन्हीं का द्वारा लिखा गया चैप्टर है, जिसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं और बड़े मजेदार ढंग से पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर कोई भी चीज कब सफल होता है, जब दो तरह का सपोर्ट होता है। आपका भी सपोर्ट होना चाहिए और मेरा भी सपोर्ट होना चाहिए। कहने का मतलब है कि आपका प्रेम झलकना चाहिए। और प्रेम वो कैसे झलकेगा? तो लाइक से, शेयर से। और आज हमारी यह पहली क्लास है और आशा करता हूं कि आप मेरे साथ बने रहेंगे तो आपको बहुत सारा आनंद आने वाला है। और पहले दिन है हम लोग का, तो ये रिश्ता बन ही रहा है। कहा गया है कि दिल के इस अंधेरे में हम चिराग जलाएंगे। ये आपके लिए दो पंक्तियां हैं कि दिल के इस अंधेरे में हम चिराग जलाएंगे और जो ये रिश्ता बन रहा है उसे ताउम्र निभाएंगे। और बिछड़ने का गम तुम्हें मालूम ना होगा, बिछड़ने का गम तुम्हें मालूम ना होगा। और ये जो रिश्ता बन रहा है धीरे धीरे इतने पास आएंगे कि आपके और मेरे बीच बस धड़कनों का फासला रह जाएगा। तो इसी शब्दों के साथ मैं स्टार्ट कर लूंगा। और आपका प्रेम आज मैं कमेंट बॉक्स में देखना चाहूंगा कि आपका प्रेम क्या है। और प्रेम तो प्रेम के वत्सल भगवान भी होते हैं। कहा गया है कि प्रेम गुल को गुलिस्तान बना देता है, प्रेम गुल को गुलिस्तान बना देता है, प्रेम बाहर को बहारिस्तान बना देता है। इस ढाई आखर के शब्द में बड़ी ताकत है यारो, प्रेम पत्थर को भगवान बना देता है। और इसी शब्द के साथ मैं आज स्टार्ट करने वाला हूं ये बातचीत। बातचीत जो चैप्टर आप लोग देखेंगे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसके बारे में हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। बातचीत, आखिर ये बातचीत है क्या? तो वास्तव में बातचीत जब कोई व्यक्ति अपने भावनाओं को दूसरे के पास संप्रेषित करता है या अपनी भावनाओं को दूसरों तक पहुंचाता है, उसे बातचीत की संज्ञा दी जाती है। और यह बातचीत एक बेहद ही निराला ढंग है। बातचीत हमें कैसी करनी चाहिए, बातचीत का सलीका क्या है, बातचीत कैसे लोगों को प्रभावित करता है, ये इस चैप्टर में हमें सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बातचीत है कैसी रचना। तो बातचीत बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा लिखी गई एक ललित निबंध है। ललित निबंध है, ललित मतलब मनोहर, जिसमें आनंद ही आनंद हो, उसे हम ललित कहते हैं। और निबंध है जिसके बारे में विस्तार पूर्वक हम लोग पढ़ेंगे। और दूसरा पॉइंट है, कहेंगे कि इस पाठ के लेखक कौन है? बाल कृष्ण भट्ट। कौन है? बाल कृष्ण भट्ट। और सबसे पहले जब कोई चीज हमारे सामने आती है तो उसके रचनाकार के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। तो रचनाकार का क्या जानेंगे? जन्म, जन्म तिथि, निवास स्थान, माता पिता का नाम, उनका परिचय जानते हैं। तो बाल कृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 को हुआ। कब हुआ? 23 जून 1844 को, ईस्वी में। और यह जगह हमारे बिहार के बगल में उत्तर प्रदेश के एक प्रमुख नगर इलाहाबाद में हुआ। धन है वह इलाहाबाद की नगरी, जहां ऐसे हिंदी साहित्य के बड़े बड़े कवियों ने जन्म लिया और उस धरती को कृतार्थ किया। नेक्स्ट है बाल कृष्ण भट्ट का निधन। अब सभी लोग जानते हैं कि यह तन अपना है नहीं, जिसने भी इस पृथ्वी पर जन्म लिया है उनको मरना ही है ना। तो आज हमारी धरती
ऐसे ऐसे महापुरुषों को जन्म दी जिन्होंने भारत के गौरव को शिखर तक पहुंचाया। और उसी में से एक थे हमारे बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट का निधन 20 जुलाई 1914 ईस्वी को हुआ। यानी 1914 का ईस्वी आप लोग को याद होगा, प्रथम विश्व युद्ध। और हम लोग जानेंगे जब 1914 में इनका निधन हुआ, 1844 में इनका जन्म हुआ। अगर 1914 में 1844 अगर हम माइनस कर देते हैं तो ये कितने वर्ष तक जीवित रहे, यह भली भांति पता चल जाएगा। और यह इस तरह का जो प्रश्न है जब काफी डेप्थ में लिया जाता है तब आके निकलता है। मैंने जानकारी थी, सोचा कि आपको बता दूं और ये निकल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। पांचवा है कि बाल कृष्ण भट्ट की माता का नाम पार्वती देवी, और माता का नाम पार्वती देवी और पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट। बच्चों जानते हैं कि संस्कार एक बहुत बड़ी चीज है। जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही बच्चे होते हैं। माँ अगर पढ़ी लिखी है तो बच्चे भी पढ़े लिखे, शुरुआत के दौर में से ही उनको ज्ञान थोड़ा छोटा छोटा वर्ड मीनिंग, छोटे छोटे शब्दों का ज्ञान दिया जाता है। और एक अच्छी माँ अपने बच्चे को संस्कार से सुशोभित करती है। आप लोग देखते होंगे गांव घर में जो बच्चे होते हैं छोटा छोटा, तो उसको ओ आ छोटी छोटी शब्दों से सिखाया जाता है। और एक माँ हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्व रखती है, जो हमारे संस्कार का पहला सोपान हमें प्रदान करती है और हमें संस्कारित करती है एक अच्छे नागरिक बनाने में। तो आज जो बाल कृष्ण भट्ट हमारे बीच महान साहित्यकार के रूप में है, तो ये हमारी पार्वती देवी, इस माता को हम अपनी ओर से और समस्त साहित्यकार, हिंदी साहित्य के शिक्षकों की ओर से बार बार नमन करना चाहूंगा कि इन्होंने ऐसे महान साहित्यकार को जन्म दिया। और साथ ही बेनी प्रसाद भट्ट पिता का रोल आप जानते ही हैं कि खुद भी भूखा रहते हैं, फिर भी क्या करते हैं, अपने बच्चों का भरण पोषण करते हैं। कहा गया है कि आए हो इस जिंदगी में रंगरेलियां देख लेना, आए हो इस जिंदगी में रंगलेलियां देख लेना, और माता की फटी साड़ी और पिता के फटे धोतियां देख लेना। कितने कष्टों से वह हमें पालती है, कितने कष्टों से वह हमें पालती है। जब जीवन में आपका मौका आएगा फिर वो मंजर भी देख लेना। कहने का मतलब है कि माँ बाप का जो हमारे ऊपर एहसान ना कहें, उपकार ना कहें, हमको लगता है कि वैसे शब्द का चयन करने में मैं अभी असमर्थ हूं जिसका प्रयोग मैं इस माता पिता के लिए करूं। माता पिता के इस जन्म के लिए एहसानमंद ही नहीं, ये मतलब कैसी भी शब्दों का प्रयोग करूं तो वो छोटी पड़ती है। अब हम लोग नेक्स्ट चलेंगे। अगला है बाल कृष्ण भट्ट। भारतेंदु युग काल के ये कवि थे। भारतेंदु काल, आप लोग जानते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो हिंदी साहित्य के महान कवियों में से एक थे और जिनका रचना क्लिष्ट शब्दों से भरा हुआ है। इनकी एक साधारण रचना नहीं कहा जा सकती है। ये इतने बड़े कवि थे, साहित्यकार थे कि इनके नाम पर एक काल का नाम रख दिया गया और वह काल हुआ भारतेंदु काल। वह काल हुआ भारतेंदु काल। हम लोग भारतेंदु काल के बारे में जानते हैं कि 1850 ईस्वी से, ये जो है 1850 ईस्वी से 1850 ईस्वी से लेकर के 1850 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी तक इनको क्या कहा जाता है, भारतेंदु काल कहा जाता है। और इसी काल के ये कवि थे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला है बाल कृष्ण भट्ट ने 1000 से अधिक, सोच रहे हैं आसान बात नहीं है, 1000 से अधिक निबंध की रचना इन्होंने की। निबंध की रचना इन्होंने की और यह निबंध किनके द्वारा था, बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है।
और सोच लीजिए 1000 निबंध अपने आप में एक बड़ी मायने रखता है। इसके बाद 8वां क्वेश्चन है हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका। हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका यह एक मासिक पत्रिका। पत्रिका बहुत सारे होते हैं, दैनिक होते हैं, साप्ताहिक होते हैं, इसके बाद त्रैमासिक होते हैं 3 माह में, अर्धवार्षिक होते हैं और वार्षिक होते हैं। तो यह पत्रिका जो थी हिंदी प्रदीप पत्रिका एक मासिक पत्रिका थी, है ना, जो लिखा गया है, जिनके संपादन करता थे बालकृष्ण भट्ट। हिंदी प्रदीप कैसी पत्रिका थी? तो मासिक पत्रिका थी और इसके संपादक करता है बालकृष्ण भट्ट, जिन्होंने इनका प्रारंभ 1877 ईस्वी में किया। क्वेश्चन आता है हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका का प्रारंभ कब हुआ? 1877 ईस्वी में। और 1877 ईस्वी में इनका प्रारंभ हुआ, जिसको 33 वर्ष तक चलाया गया। 33 वर्ष तक इसको चलाया गया और बाद में इसको बंद कर दिया गया। 33 वर्ष तक संचालित हुआ। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप का लगभग 33 वर्षों तक संपादन किया। और एक बात बता दूं कि बालकृष्ण भट्ट स्वभाव के उग्र स्वभाव के व्यक्ति थे। उग्र मतलब समझ ही रहोगे, उग्र मतलब जो उनका गुस्सा रहता है, बात बात में गुस्सा आ जाता है, नाके पर गुस्सा रहता है ना। बहुत सारे आदमी को आप थोड़ा सा कुछ बात, ये हमको ऐसे बोल दिया, नहीं, कहने का मतलब कि उनका जो प्रभाविकता होता है वह गुस्सा से चलकता है। और ऐसे व्यक्ति को गांव घर में, शहर में लोग बहुत आनंद लेते हैं। एक व्यक्ति है जिनको सिर्फ इतना कह दिया जाए कि ये राजा जी, और उनको गुस्सा लग जाता है। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होंगे जिनको आप लोग आए दिन रील में देखते होंगे, गांव में देखते होंगे, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है। लेकिन यह व्यक्ति में अवगुण होता है और सभी व्यक्ति में गुण अवगुण दोनों होते हैं। तो उग्र स्वभाव के कारण ये अपने आप को कहीं एडजस्ट नहीं कर पाते थे, जिसके कारण इनको नौकरी छोड़ना पड़ा कई जगहों पर, सिर्फ उग्र स्वभाव के कारण। और एक बात और होता है उग्र स्वभाव के लोग में कि वह दिल के साफ होते हैं, जो भी बोलना है एकदम मुख पर ही बोल देते हैं, है कि नहीं। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप का लगभग 33 वर्षों तक संचालन किया और उपन्यास, जिनको हम नॉवेल कहते हैं, उपन्यास आप लोग समझ ही रहोगे कि उपन्यास एक ऐसी चीज है जिसका अगर लत लग जाए तो लोग दिन दिन भर पढ़ते रहते हैं। और ऐसे महान कवियों ने बहुत सारी उपन्यास की रचना की है, जिनमें हमारे बालकृष्ण भट्ट भी हैं, जिन्होंने उपन्यास की रचना की, जिसमें आपको रहस्य कथा, 100 अनजान, सॉरी यहाँ पर 100 छूटा हुआ है, यहाँ पे 100 होना चाहिए, 100 अनजान, एक सुजान, गुप्त बैरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव, ये सब इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं, जिनको पढ़ने के बाद लोगों ने अपने जीवन के कई पहलुओं का सुधार किया है। और वास्तव में किताब एक ऐसी चीज है जहां से व्यक्ति अपने जीवन में बदलाव कर लेता है। किताब से अगर दोस्ती किया जाए तो हमें लगता है कि व्यक्ति का जीवन 100% सफल होता है और वो अपने शिखर को अवश्य प्राप्त करता है, जो उसकी मंजिल होती है। वो सिर्फ उसमें जोश होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, है ना। कहता है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है। पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसले से उड़ान होता है। तो हमारे पास हौसला होना चाहिए, कुछ कर गुजरने का हौसला होना चाहिए, हिम्मत होना चाहिए। सामने हमारे पास पहाड़ भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये लोग कहने को बहुत कुछ कहते हैं, आप अच्छा करो तो भी लोग बोलते हैं, है ना। कहता है सिर्फ हमारे हृदय में हमारा लक्ष्य होना चाहिए, और जो हृदय में होता है ना उसको लोग चेहरे से पहचान जाते हैं। कहता है कि दिलों में बसने वाले, गौर करना और अच्छा लगा तो लाइक करना, कि दिलों में बसने वाले दिलों की हर बात समझ लेते हैं,
ख्वाबों को भी कभी कभी मुलाकात समझ लेते हैं, रोता तो है आसमां भी अपनी धरती के लिए, लोग धोखे में उसे बरसात समझ लेते हैं, लोग धोखे में उसे बरसात समझ लेते हैं। और यहां पर 11 नंबर पॉइंट देखेंगे कि बाल कृष्ण भट्ट के नाटक, नाटक आप लोग जानते होंगे, आए दिन हमारे बिहार के महान पर्व छठ की रात्रि में लोगों के द्वारा नाटक प्रसारित किया जाता है, अभिनय किया जाता है। और नाटक का उद्देश्य भी होता है कि मनोरंजन, जीवन के उद्देश्य, समाज में बदलाव, इन सभी तथ्यों को लेकर के नाटक खेला जाता है। तो ये नाटक इन्होंने लिखा जिनका पद्मावती, आप जान नहीं होंगे, पद्मावती, कीर्तार्जुनियम, वेणी संहार, शिशुपाल वध, नल दमयंती, दमयंती स्वयंवर। एक चीज मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि ये चीज बहुत ज्यादा कंफ्यूजन करता है स्टूडेंट को। ये जो रचना है दमयंती स्वयंवर, ये जो दमयंती स्वयंवर रचना है, ये कंफ्यूजन करता है। 1881 ईस्वी में, 1881 ईस्वी में बाल कृष्ण भट्ट ने वेदों की समीक्षा की और लाला श्रीनिवास द्वारा रचित पुस्तक का नाम था संयोगिता स्वयंवर, संयोगिता स्वयंवर। स्वयंवर, संयोगिता स्वयंवर, जिसके रचनाकार थे लाला श्रीनिवास दास, लाला श्री लाला श्री निवास दास, दास, ये थे इनके रचनाकार। लेकिन एग्जामिनेशन में आ जाता है कि संयोगिता स्वयंवर पुस्तक के रचनाकार कौन है। अब बकललवा क्या करेगा, ये एक ही नंबर में डाल देगा बालकृष्ण भट्ट। अजय नहीं पढ़ा होगा, जो नहीं पढ़ा होगा इधर उधर देखा और मार दिया ये नंबर ऑप्शन, चल गया भुइया खेत में। तो बाबू पढ़ेगा अच्छा से तब ना मारेगा। तो क्या होगा, ए चला ध्यान सब बोर्ड पर कि क्या होगा, ए नंबर नहीं करना है, हमें ऑप्शन देखना है अच्छे से। अगर संयोगिता स्वयंवर हो तो वो होगा लाला श्रीनिवास दास, और अगर दमयंती स्वयंवर हो तो वो होगा बाल कृष्ण भट्ट। ये कंफ्यूजन है और इसको आप लोग अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे ताकि एग्जामिनेशन में किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं हो। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप मेरे साथ रहेंगे तो कहीं प्रॉब्लम आने का नौबत ही नहीं रहने देंगे, है ना। तो इसलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। दमयंती स्वयंवर क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता वनवास, पतित पंचम, मेघनाथ वध। मेघनाथ का वध किन्होंने किया था, लक्ष्मण जी ने। कट्टर सूम, सूम मतलब कंजूस की एक नकल, वीरेंद्र लल्ला, इनके बारे में आप लोग जानते होंगे। वीरेंद्र लल्ला किनको कहा जाता है, अर्जुन को कहा जाता है, अर्जुन को कहा जाता है। इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारतवर्ष और कली, दो दूरदेशी, इसके बाद एक रोगी और एक वैद, और रेल का विकट खेल। बाबू से ज्यादा इंपॉर्टेंट, बार बार पूछता है, रेलवा में खेल होता है ना, कैसे खेल होता है पता है ना। ये क्या है, बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा ये नाटक है, रेल का विकट खेल। अब बाबू इसमें आप समझ रहे होंगे रेल का क्या विकट खेल है। सीटवा एगो सीट, एगो डब्बा रहता है ना, और डब्बा में रहेगा 100 सीट, आदमी 200, कुछ लटकल है, कुछ ऊपर में है, कुछ नीचे में है। ट्रेन देखे ना, ट्रेन में ट्रेन का जो डब्बा होता है उसपे ऐसे करके एक नीचे रहता है, एक ऊपर रहता है, नीचे में बैठने वाला और ऊपर में सामान रखने वाला। हाँ ट्रेन से, और उसमें भीड़ रहता है बहुत ज्यादा। 1 महीना पहले ट्रेन क्या होगा, सीट बुकिंग है,
अब फिर भी हम लोग को क्या पता चल रेलवे घाटे में चल रहा है। अब बताओ, खेबी दे अब हंसल हो जाए। तो कहने का मतलब है रेल का विकट खेल है। रेल में सीट जितना है उससे दुगुना तिगुना आदमी चलता है। और टाइम कभी कभी रेल को देखेंगे, टाइम है 7 बजे, आप जिस दिन 7 बजे पहुंचे हैं पता चलेगा 3 स्टेशन पीछे है। आज जिस दिन लेट है तो ट्रेन निकल गई। यही है रेल का विकट खेल। और रेल से मुझे एक बात याद आया, गौर कीजिएगा, एक छोटी सी चुटकुला है, रेल से ही संबंधित है कि रेल में विभिन्न प्रकार के चीज आपको देखने को मिलेगा। बड़ा सगामन रहता है वो रेल में। तो एक बार क्या हुआ कि रेल में एक मोटी महिला जो जिस पर सामान रखा जाता है, उस सामान रखने पर सोई हुई थी। और होता है व्यक्ति क्या करता है कि जब कभी उसको मन नहीं लगता है तो वो गुनगुनाने लगता है। तो उसी तरह से वह महिला गुनगुना रही थी। क्या गुनगुना रही थी कि जाने जिगर जाने मन, तुझको है मेरी कसम, और तू जो मुझे ना मिला मर जाऊंगा मैं तो सनम। नीचे में एक पतला दुबला आदमी बैठा था बिहारी। अब बिहारी कहीं चुप करता है, बोला रुक थोड़ा जवाब देते हैं। वो बोला कि जाने जिगर जाने मन, 80 kg है तेरा वजन, और ऊपर से तू जो गिरी मर जाऊंगा मैं तो सनम। क्या ये है हमारे रेल का खेल। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। आशा करता हूं कि आपको अच्छा लग रहा होगा, और अच्छा लगे कि वास्तव में अच्छा हो रहा है, मन लग रहा है, निरस नहीं है, तो आप लोग जोर जोर से लाइक का बटन दबाते रहें, शेयर करते रहें, और हम भी आपके लिए हमेशा इसी तरह से तत्पर रहेंगे। 2 दूरदर्शी, 1 रोगी और 1 वैद्य, रेल का विकट खेल और बाल विवाह, ये सारी चीज। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब यहां पर कहा गया है कि मनुष्य की ईश्वर प्रदत्त मतलब प्रदान शक्तियों में एक हमारी वाक शक्ति है। उस ईश्वर को कोटि कोटि नमन जिन्होंने मनुष्य रूपी प्राणी को बनाया और उनमें अथाह शक्ति का समागम किया। ईश्वर ने हमें बोलने की शक्ति दी है, सुनने की शक्ति दी है, देखने की शक्ति दी है, चिंतन करने की शक्ति दी है। और उन सभी शक्तियों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारा है वो वाक शक्ति है। क्योंकि अगर बाबू वाक शक्ति ना हो तो तब क्या होगा, सब गूंगा ऐसे रहेगा। खा, कोई पूछेगा खाया, कहाँ जाएगा, गूंगा को देखा है, गूंगा गूंगा के पूछेगा कि बाबू रामेश्वर का घर किधर है, तो कहेगा। और बताइए कि अगर वाक शक्ति ना हो तो हम अपनी भावनाओं को दूसरे पास कैसे संप्रेषित कर पाएंगे, है ना। और बड़ा मजेदार चीज है ये। जिस तरह से हम लोग आनंद लेते हैं, जीवन को आनंद बनाने के लिए खाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, उसी प्रकार से ये भी एक आनंद चीज है। जैसे अब एक लड़का जा रहा था, एक लड़की उधर से आ रही, लड़का बोला ना, होता ना लुकरवा टाइप का, जब एकदम पैसे वैसे वाला केस रख रहेगा ना, ऐसे करते रहेगा। उसको तो गधावा पते नहीं है कि ज्ञान क्या है, पुस्तक क्या है ना। लेकिन उस सबको देखिएगा, बड़ा लुच्चा कैटेगरी का लोग है ना, जाएगा और कोई लड़की जा रही है उस पर कमेंट कर देगा, अरे लेला बकलोल पढ़ लो, है ना। अब पढ़ लेगा तो जिंदगी बन जाएगा। और वो चुपके से कहेगा आई लव यू। अब लड़कियां सुन ली कि भाई हमको बोला है, अब बस साइकिल लगाई, अब बस तड़ाक से 2 थप्पड़ खींच दी। बोला क्या बोला, लड़का वो बस उठा 2 थप्पड़ खींच दिया। बोला जब सुनवे नहीं किया तो मारा कथिल, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, ये बातचीत के माध्यम से हम अपनी भावनाओं को दूसरे के पास रखते हैं। हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अगर कोई व्यक्ति मोटिवेट होता है, कोई अच्छे विद्वान व्यक्ति, शिक्षाविद व्यक्ति जब बोलते हैं और हम लोग सुनते हैं तो हम मोटिवेट होते हैं। अच्छा श्रोता ही अच्छा वक्ता होता है, जो अच्छा से सुनता है वही अच्छा से बोलता है। तो आपको अच्छे बोलने के लिए अच्छा सुनने की आवश्यकता है। जब आप अच्छा से सुनेंगे तो अच्छा से बोल पाएंगे।
इसलिए ये वाक शक्ति हमारी एक महत्वपूर्ण शक्ति है, जिसके द्वारा हम अपनी भावनाओं को दूसरे के पास संप्रेषित करते हैं, रखते हैं। और अपनी अपनी भाषा होती है, अलग क्षेत्रीय भाषा अलग अलग है ना। अब हम लोग यहाँ हैं तो क्या हाल है, जैसे हम लोग की भाषा क्या हाल है, क्या कर रहे हैं। तो बंगाल में जाएंगे, ओई दादा তুমি কি করছি, আমি বলছি তুমি বুঝি না। तो अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, और भाषा के ही माध्यम से व्यक्ति अपनी भावनाओं को दूसरे के पास संप्रेषित कर पाता है। तो ये हमारा पॉइंट यही बता रहा है कि मनुष्य जो ईश्वर प्रदत्त शक्ति में है, वह हमारी एक वाक शक्ति है, जो सबसे बड़ी शक्ति है। इसके बाद रोबिन क्रूसो, रोबिन क्रूसो की चर्चा पाठ में की गई है। यह एक ऐसे व्यक्ति थे जो 16 वर्ष तक जंगल में रहे, और 16 वर्ष बाद इन्होंने मनुष्य का वाणी सुना, मनुष्य के बीच आए, तो इनको थोड़ा सा अलग लगा। सपोज डेट कीजिए कि एक छोटा सा बच्चा, भाषा जो है हमारे वातावरण, परिवार, विद्यालय का देन। जब कोई छोटा बच्चा जन्म होता है तो वह परिवार में पहले सीखता है। जो बच्चे देखते होंगे, जो परिवार हिंदी भाषी है, जो अच्छे हिंदी बोलते हैं, उसके बच्चे भी अच्छे हिंदी बोलेंगे, है ना। और जो इनके परिवार में हिंदी नहीं बोला जाता, जैसे हम लोग के क्षेत्रीय वाले में बोबा की कल छी, तो वो भी कहेगा हमें था ही हो ना, बच्चा थोड़ा तोतला करता है। और वही बच्चा को उठा के इंग्लैंड में रख दिया जाए, अगर वहां उससे पूछा जाएगा तो कहेगा हाउ आर यू, तो कहेगा आई एम फाइन। तो भाषा जो है वातावरण का देन है, परिवार का देन है। तो बच्चे वहां से भाषा सीखते हैं, और जिस क्षेत्र में रहते हैं, जहां की क्षेत्रीय भाषा होती है, वो भाषा सीखते हैं। तो ऐसा ही हुआ, ये तो जंगल में थे, तो जंगल में तो जानवर होगा, बिलैया होगा ना, तो वो उसकी भाषा। लेकिन इनको तो मनुष्य मुख हुआ नहीं। जब पहली बार ये 16 वर्ष के बाद फ्राइड गए मुंह से एक बात सुनी, तब इनको थोड़ा सा आश्चर्य लगा, और ये अपने आप को लगा कि ये मनुष्य में फिर से आ चुके हैं। और अगला पॉइंट, असल बातचीत, बउआ बड़का ध्यान देने वाला बात है। हाँ, इसका उदाहरण एकदम तगड़ा देंगे कि असल बातचीत सिर्फ 2 लोगों के बीच होता है, और संभव भी है। बाबू होटलवा में गया होगा ना, देखेगा कैंडल जलल है, और वो ओकर मुंह देख रहा है, वो ओकर मुंह देख रहा है, और इतना जोर से बतियाएगा कि बगल वाला का ना पता चलेगा। जो एगो बोलेगा वो दूसरा सुनेगा, जो दूसरा बोलेगा वो पहला सुनेगा। एकदम इस बात का 100% प्रभाव होगा। देखा होगा गांव घर में कि जब माँ बेटी मिलती है, माँ बेटी मिलेगी, बैठ के बातचीत। अब बेचारी रो रही है, वो अपने आंचल से उसका आंचल पोंछ रही है, और वो उसके आंचल से इसका आंचल पोंछ रही है। सास जो है सो माँ है, कहेगी ए जाना चाहिए। महारानी जो घर में है 8 बजे उठबे करती है, 9 बजे, और खाना क्या बजे बनेगा, वो अपना पुतोह के बात कहेगी। और बेटी सास कहेगी इतना कर देते हैं, सब कुछ कर देंगे, हमारा बच्चों को न रखेगा, है न? बच्चों को नहीं रखती है, और ऊपर से कहेगी कि ताना मारते रहेगी। 9 बजे उठती है, 10 बजे उठती है, खाना नहीं बनाती है, अच्छा से नहीं बनाती है। तो यही चीज प्रक्रम होता है सिर्फ 2 लोगों के बीच, और वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो आप लोग जान ही गए कि माँ बेटी के बीच, है ना। माँ बेटी के बीच बातचीत का जो प्रकरण होता है, विषय वस्तु होता है, वो होता है बहू और बेटी का। क्या किसका होता है? बहू और बेटी का होता है ना। और 2 दोस्त मिलेगा, 2 दोस्त मिलेगा तो अपना बच्चा ए आ जाना ही स्कॉर्पियो ले लिया, वो कहेगा तू स्कॉर्पियो ले लिया, हम कल फॉर्च्यूनर लेवा, है ना। और 2 सहेली, उसका रसमयी बात होता है, उसकी बातें निराली होती है लेकिन रसमयी होती है ना। तो असल बातचीत वास्तव में 2 लोगों के ही बीच होता है, और जब तीसरा उसमें टपक जाएगा, अब जब ये टपक गया, वो बात का कोई वैल्यू नहीं। अब वो बात हवा हवाई में चलने लगा, उसका ना कोई उद्देश्य होगा, ना कोई सार्थक होगा। हाँ, सिर्फ 2 लोगों के बीच बातचीत का उद्देश्य होता है, सार्थकता होती है, लोग ध्यान से सुनते हैं और ध्यान से जवाब देते हैं। लेकिन आप लोग देखते होंगे, जब कभी मीटिंग होगा तो एगो बोला, दूसरा तो बीच में खड़ा हो जाएगा, हमारी बात सुनिए, तेसा कहेगा हमारी बात। पता नहीं चलता है कि किसका बात सुने, कौन सा बात चल रहा था, कहाँ चला गया, है ना। तो इस तरह का बातचीत सार्थक नहीं होता है,
उद्देश्यहीन होता है, उस बातचीत का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो हम लोग आज जान गए कि असल बातचीत किसके बीच होता है, दो लोग पे। आज जानता है एगो बात, बहुत आदमी को दिल फेक टाइप को देखता होगा, और रात्रि में 12 बजेगा और सब लोग खा के सो रहा है, और पुअलवा तोरी में बैठ के हेलो खाना खाए क्या? आप बताइए, लेलाबा उस जंगलवा में बैठा है, अपना सांप काट लेगा तब कथी करेगा, आगे तरह बचाने? हाँ, लेकिन वो बातचीत का बड़ा निराला ढंग होता है, क्योंकि फोन के इधर एगो और फोन के उधर एगो। अब कितना बजे तक बातचीत होगा और कोनो गारंटी नहीं है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे मुख्य मुख्य बिंदु था जो हमने चर्चा भी कर दिया, और अब आगे हम लोग बात करेंगे पाठ के सारांश पर। ये हमारे बातचीत का सारांश है। कहता है कि बातचीत पाठ में निबंधकार ने बातचीत के रूप और स्वरूप, किस तरह का बातचीत, अभी तो हम बतेबे न किया है कि बातचीत का स्वरूप कैसा होता है, दूगो के बीच कैसा, तीन गो के बीच कैसा, कत्ते बहुत सारा आदमी रहता है तो कैसा, ये वर्णन किया। यानी बातचीत की शैली बताई गई, और बातचीत का बड़ा प्रभाव होता है। अगर आपके वाक शक्ति में क्षमता है, प्रभाव है, तो कोई सा भी व्यक्ति आपसे प्रभावित होगा। सपोज डेट के लिए मैं उदाहरण देता हूं कि आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं, और ट्रेन में गए आप, और आप कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, उससे कहेंगे है हटिए, पूरा सीट आप चेक कर रखे हुए, आप ही का सीट है था, तो वो क्या कहेगा, हाँ हमारे सीट है, लिखाइले सर न देखने बैठे। लेकिन उसी में भाषा का प्रयोग होगा, दादी जी थोड़ा सा साइड हो जाइए, हम भी बैठेंगे, पैर दुख रहा है, और नहीं जगह रहेगा ना तो यू कहेगा आजा बेटा बैठ जा। तो ये भाषा का प्रभाव है ना। तो हमारी बातचीत कैसी होनी चाहिए, इस चीज को हम लोग देख रहे हैं कि बातचीत का स्वरूप वर्णन किया गया है। मनुष्य को ईश्वर के द्वारा दी गई शक्तियों में वाक शक्ति का बड़ा स्थान है, क्योंकि यह शक्ति ऐसी है जिसके माध्यम से लोग अपनी भावनाओं को दूसरे के पास संप्रेषित करते हैं, बतलाते हैं, बताते हैं, अपने भाव को रखते हैं। और अगर ये ना होगा तो बस वही लुंज पुंज कोना में बैठल रहेगा ना, को आया तो कुछ बोलेगा तो पानी है ऐसे करता रहेगा। लेकिन भाषा है, पानी चाहिए, हाँ अभी लाके देता हूँ। भाषा महत्वपूर्ण है। और लुंज पुंज होकर के, मतलब जैसे लगेगा कि पूरा अलसिया है, ऐसे कोना में बैठल होगा, उसको तो दुनियादारी से मतलब नहीं होगा, क्योंकि भावनाओं के आदान प्रदान से ही आनंद आती है। खाएगा अब बस जानवर की तरह न, लुंज पुंज बना रह जाएगा, और ना अपना मनोभाव दूसरों तक पहुंचा पाए सकेगा, और ना ही दूसरे के भाव को वह परिचित हो पाएगा। और ऐसा करने के लिए हमें क्या होनी चाहिए, तो वाक शक्ति होनी चाहिए। मानव संस्कृति के विकास का सबसे बड़ा आधार वाक शक्ति है। बिल्कुल सही है कि मानव आज इतना विकास है तो वाक शक्ति के द्वारा। अगर कोई शिक्षक किसी चीज का ज्ञान बांट रहे हैं, बता रहे हैं, तो ही बच्चा सफल होता है। और शिक्षक, वास्तव में शिक्षक की परिभाषा होती है कि शिष्ट स्वयं हो, दम भरता हो सबको शिक्षित बनाने का। शिष्ट, वह खुद शिष्ट है, कि शिष्ट स्वयं हो, दम भरता हो सबको शिक्षित बनाने का, लगे रहते कर्म निरंतर छात्र हित सद जाने का, और ऐसे ही मानव को है हक इस धरती पर शिक्षक कहलाने का। वास्तव में शिक्षक मान होते हैं, गुरु की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। और गुरु भी किसी से बताते हैं, मुंह से ना, बोल के, वाक शक्ति के द्वारा, और तब आप जान पाते हैं, और फिर आप में ज्ञान होता है, भंडार होता है, और ऐसा समय आता है कि गुरुओं जी का चाप देते हैं ना। चलिए, तो हम लोग विकास का बड़ा आधार किसमें है, वाक शक्ति में। वेन जॉनसन के अनुसार बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। बाबू बोल तब पता चलेगा, अन्ना बोले पता चलेगा कैसे, जब गुम्मे मार ले रहेगा ऐसे, देखता है बहुत लड़कियां सबके, लड़की सब ऐसे रहेगा, ऐसे चुपचाप। अब पते नहीं चलेगा कि अंदर में रानी लक्ष्मीबाई है कि सरोजिनी नायडू। और जब 2-4 रोज मिलो, अब बोलेगी ना,
अच्छा लड़का बोलेगा ना तब पता चलेगा ये तो खतरनाक लोग था, है कि नहीं? तो बाबू बोलते हैं तब पता चलता है। जैसे कि किसी व्यक्ति से हम लोग पहली बार मिलते हैं, हाँ हेलो क्या हाल है कैसे हैं, अगर उनकी वाणी में मृदुलता है यानी मधुरता है तो हमको लगता है कि अच्छा व्यक्ति। और जैसे कोई व्यक्ति से हाँ ठीक है, बहुत आदमी अपने आप को एकांत रखेंगे, बहुत आदमी हंसते खेलते रहते हैं, तो बोलने से ही पता चलता है कि व्यक्ति कैसा है, किस स्वभाव का है, गुस्सा टाइप में है कि गुम्मा है ना। तो बोल जब तक मनुष्य नहीं बोलेगा उसके गुण दोष को प्रकट नहीं चलेगा। और वाक शक्ति एक ऐसी है जो आपको पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है, आपके पर्सनैलिटी के बारे में बताता है कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं, है ना। तो बच्चों दोस्तों चेलाओं, है ना, अपनी भाषाओं को इस तरह से संप्रेषित करना है कि लोग तोरा पीछे लट्टू हो जाए ना। चलिए अब इसके माध्यम से व्यक्ति एक दूसरे का सुख दुख का सहभागी होता है, सुख दुख का सहभागी होता है। और जब कोई व्यक्ति दुख में रहता है, अपने दोस्तों के बीच रहता है ना, तो कहता है कि रे हमारा ई तरह का प्रॉब्लम हो, तब कहता उसको क्या करता है, उत्साहित करता है कि सबके साथ ये है, सबके साथ प्रॉब्लम होता है, तो दुख बांटने से हल्का हो जाता है ना। मनुष्य वाक शक्ति का उपयोग बातचीत और भाषण में करता है, बिल्कुल सही है बाबू, इसके बिना तक कोनो चीज पॉसिबल नहीं है ना। तब वाक शक्ति के बिना हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, किसी से बात नहीं कर सकते हैं, आपको हम पढ़ा नहीं सकते हैं, हम अपनी बातों को भाषण के द्वारा जन समूह के बीच नहीं रख सकते हैं, वाक शक्ति के बिना ये पॉसिबल नहीं है। दोनों ही भाव अभिव्यक्त का माध्यम होने के कारण एक जैसे होकर भी अलग अलग है ना। भाषण जहां औपचारिक संबोधन से शुरू होता है, आप लोग देखते होंगे ना, लालू यादव को देखते होंगे, और जब वो भाषण देते हैं तो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ए भाई और बहनों सबको नमस्कार, और बिहार में अब की बार राजग का झंडा है, कहते हैं ना। तो उनका संबोधन क्या होता है, भाई और बहनों, तो वो सब लोगों के लिए संबोधित करते हैं। लेकिन जहां दो व्यक्ति होता है तो वह अपनी बात को दूसरे के पास रखता है और दूसरा व्यक्ति अपनी बात को पहले व्यक्ति के बीच रखता है। तो ये औपचारिक मतलब क्या, सिर्फ औपचारिक जिसका कोई महत्व नहीं हो, ऊपरी बातें है ना, औपचारिक संबोधन से शुरू होता है। और वही बातचीत में यह बात नहीं होती है, मैंने अभी बताया भाषण में चुटीली बातों का प्रयोग होता है मजा आने के लिए ना, आकर्षित करने के लिए, जिससे तालियां बजती है खूब, नेताजी बोल दिए गोगो रानी ना, बस तालियां बज रहा है, खूब ज्यादा तालियां। और यहाँ पर बातचीत में ऐसा नहीं होता, दूगो चुपके चुपके रहेगा, हेलो खाना खा लिया, हाँ कथी कर रही है, चुपके चुपके चला। अच्छा दूगो आदमी बैठल है तो बस चुपके चुपके बात चला, इसमें ताली बजने का कोई चांस नहीं है। तो यहाँ पर बातचीत नहीं होती है, बातचीत दो चार लोगों के बीच, यहाँ बातचीत क्या होता है, ऐसा जो है तालियां बातचीत के बीच नहीं होती है, और बातचीत दो चार लोगों के बीच होती है, असल बातचीत तो सिर्फ दो लोगों के बीच होती है। और जब ये दो से अधिक हुआ, तीन हुआ, चार हुआ, पांच हुआ, वो बउआ राम रमल हो गया ना, उसका बात का कोई सार्थकता ना उद्देश्य है, वो राम रमोल कहा जाता है ना। तीन से अधिक, दो से अधिक लोगों के बीच बातचीत को क्या कहते हैं, राम रमोल कहते हैं। तो राम रमोल हो जाएगा, सब अपना अपना बात आएगा, और कोनो बात का उद्देश्य नहीं है, कोई सार्थकता नहीं है ना। सैकड़ों लोग सुनते हैं, यहाँ जो है इसके बीच भाषण सैकड़ों लोग सुनते हैं, और भाषण का विषय निश्चित रहता। अब लालू यादव आए, उनका विषय निश्चित है। दोस्तों हमने जो ये बिथान से हसनपुर तक का रोड बनाया, किसने बनवाया, हमने बनवाया। तो जो देख रहे हैं बिहार में विद्यालय इतना संख्या में, किसने बनवाया, हमने बनवाया। उनका मोटो रहता है ना, कि वो अपने किए गए कार्य को बताते हैं, है ना। तो उसी प्रकार से ये भाषण का विषय निश्चित रहता है, जबकि
बातचीत में विषय निश्चित नहीं होती है बउआ, तुम लोग जानवे करता है। 6 बजे से स्टार्ट होगा और रात्रि का कितना बज जाएगा, 3 बज जाएगा, 4 बज जाएगा, पते नहीं चलेगा। डाटा खत्म हो जाएगा या फिर बैटरी डाउन हो जाएगा, तभी वो फोन में कटेगा, वरना था कोई चांस नहीं है। अनिश्चित रहता है, दुनिया का सब जहान बात चलते रहता है, चलते रहता है, खत्म नहीं होगा, है ना। और उम्र, पेशा, लिंग आदि के आधार पर बातचीत का विषय बनता है। बिल्कुल सही। बातचीत का भी एक अलग उम्र होता है। छोटे बच्चे अपनी बातें करेंगे, किशोर बच्चे अपनी बातें करेंगे, 25 वर्ष के लोग ऊपर जो है वो सारगर्भित बात करेंगे, उस 25 वर्ष से नीचे जो अपनी मनोरंजन की बातें करेंगे, है ना। तो सब लोगों का बातचीत करने का अलग अलग तरीका है ना। तो अब यहाँ पर एक व्यक्ति हैं, अंग्रेजी साहित्य के लेखक, साहित्यकार ही कहें, अंग्रेजी साहित्य के, है ना, एडिसन। इनका मत है कि श्रेष्ठ बातचीत यानी उत्तम बातचीत 2 लोगों में होती है। सिर्फ कितने लोगों में होती है? 2 लोगों में। और लोगों की संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, है ना, बातचीत में अपनापन कम होने लगेगा। अब 2 आदमी अपना दुख धनिया बता रहा है कि बाबू हमको रोजगार नहीं है, ऐसा करना है। तेसरा गए रोजगार कौन कमी है, चलो ना जरा। चौथा का गए हम ही लगा देते हैं। अब बेचारा का अपना भाव दुख अलग था और ये लोग उसको मजाक बना लिया। धीरे धीरे इसका कोई उद्देश्य नहीं रह जाता है ना, अपनापन कम होने लगता है ना, ऊपरी हवा हवाई बात होने लगती है और सिर्फ औपचारिकता बढ़ जाती है, बस औपचारिकता रह जाती है। और 3 लोगों की बातचीत अंगूठी में नग की तरह होती है। अंगूठी में नग दिख रहा है ना, ये इसमें नग की तरह होती है, जो अधिकतम 4 लोगों के बातचीत हो सकती है। क्लियर? नेक्स्ट बढ़ते हैं। बातचीत करना भी एक कला है। अगर हमारी भाषा में प्रभाविकता होती है, हम किसी को इम्प्रेस करते हैं तो अपनी भाषाओं से। अब जैसे कोई व्यक्ति है तो उनको हमको इम्प्रेस करना है ना, तो कभी कभी लोग क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे कहते हैं, बालक हमें प्यास लगी है, आप तत्काल जल पात्र में जल लाइए, हम अति शीघ्र सेवन करेंगे। अब वो हिंदी वाला ऊपरे है, सोच रहा है कि वो लड़का बात सोच रहा है कि अब गुरुजी क्या बोल दिए, अब वही कहेंगे थोड़ा एक गिलास पानी लाओ, जल पीना है, बुझ जाएगा। तो बात में प्रभाविकता है। अपनी बातों को अच्छे शब्दों के साथ अच्छे सलीके से किसी के पास रखते हैं तो हमारा प्रभाव बनता है लोगों पर। और वाक शक्ति ही ऐसी है जो लोगों को प्रभावित करती है। कहता है फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, है ना। तो यह एक कला है और जिसको ये कला मालूम है ना, फिर ओकरा रोकने वाला कोई नहीं है। यूरोप में आप देखिए, हमारे भारत से बाहर की बात है, यूरोप, यहाँ की एक खास बात है कि बातचीत करने की जो विशेष कला है यूरोप के लोगों में। बातचीत ऐसे करेगा ना, लगेगा मुंह से मधु टपक रहा है ना। अब बड़ा प्यार से सुनेगा, ध्यान से। और ऐसे कला को हम लोग यूरोप में क्या कहा जाता है? आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन, यानी बातचीत करने की कला। और इसे ही हिंदी के रूप में सुहद गोष्ठी के रूप में जानते हैं। क्या? सुहद गोष्ठी। ये सब बाबू इंपॉर्टेंट है, कह देगा। यूरोप में बातचीत करने की कला को क्या कहते हैं? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। और आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन को किस और नाम से जानते हैं? तो सुहद गोष्ठी के नाम से जानते हैं। और इसमें लियाकत या ढंग से लोग अपनी बात कहते हैं, तजुर्बा के साथ, मधुरता के साथ, और सुनने वाले को बड़ा आनंद आता है, तनिक है चोट भी नहीं लगती है, पहुंचती है ना। अब देखता होंगे कि बहुत व्यक्ति प्यार से भी गुस्सा में बात करते हैं और बहुत व्यक्ति ऐसे होते हैं जो गुस्सा को भी प्यार में कह देते हैं ना। तो ये बातचीत करने का एक विचित्र ढंग है ना। चोट भी नहीं पहुंचती है और इनकी गोष्ठी में प्रेम का अपनापन का भाव रहता है, जबकि शास्त्रार्थ में अभिमान पूर्ण ज्ञान के दाव पेच की कलाबाजी चलती है। बात बात में विवाद पैदा हो जाता है ना। हमने पहले ही बताया था कि 2 गो रहेगा तो हेलो
खाना खाए, पानी पिए। और जब ये 4 को हो गया, बाबू वो अपना अपना बात रखना चालू कर देगा, तो ये क्या हो जाएगा, राम रामोवाल हो जाएगा। समझ रहे हैं? आनंद आ रहा है तो बटन एकदम लाइव का बटन दबाते रहिए या शेयर करते रहिए, ताकि हमारो उत्साह बनल रहे। है कि नहीं? हमारा उत्साह बनल रहेगा तो फिर तो मजे मजे है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। श्रेष्ठ बातचीत आत्म संलाप है। अध्यात्म रूप से कहा जाए कि व्यक्ति को पहले आत्मचिंतन करना चाहिए, और आत्मचिंतन के माध्यम से व्यक्ति को परिपूर्णता मिलती है। जब आप आत्मचिंतन करोगे तो अच्छा क्या है, बुरा क्या है, क्या बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, ये हम लोग पहले ही चिंतन कर लेते हैं। और बिन विचारे किसी भी बात को नहीं रखनी चाहिए, है ना? यहाँ क्या कहता है, क्योंकि बातचीत के लिए समय, स्थान और व्यक्ति की आवश्यकता होती है। ये सारे इंपॉर्टेंट है, आपके पास समय होना चाहिए। बहुत आदमी तो ऐसा होता है, बातचीत करते रहता है, खाना पीना सब कुछ भूल गया। अब बातचीत चलते है, उसका बात तभियो नहीं खत्म होगा। स्थान, मजरेटी मिल जाए, ट्रेन का डब्बा मिल जाए, है ना, व्यक्ति के आवश्यकता, एगो वाद विवाद वाला मिलना चाहिए। आज नीतीश कुमार ये किया, अब वो अगर नीतीश कुमार का सपोर्टर है तो लड़ियो जाएगा, वाद विवाद चल रहा है, रुकेगा नहीं। और जबकि आत्म संलाप में व्यक्ति खुद से बातें करता है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, वह व्यक्ति चिंतन करता है और अपने जीवन को सुधार करता है। इसके बाद इससे व्यक्ति अपने मन के अनुसार विषय, दृश्य, घटना का आनंद ले सकता है। हमारी जो भीतरी मनोवृत्ति, मनोवृत्ति मतलब क्या, हमारा स्वभाव, है ना, विचार, मनोवृत्ति के आधार पर वह एक नवीन संसार का निर्माण करता है। साधु संत को देखते होंगे 5-6 महीना एकदम ध्यान में लगल है, और ध्यान में जो है सब आनंद उनको है। बहुत आदमी कम बोलते हैं और आनंद ज्यादा लेते हैं, है ना, संसार का निर्माण कर लेते हैं, उनको दूसरों की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, और उनकी एक अलग भूमिका होती है। बातचीत में वाक शक्ति का जिह्वा बड़ी भूमिका होती है। जिह्वा, ये देख रहे हैं ना, बड़ा खतरनाक चांद, बहुत खतरनाक चीज है। कहते हैं कि रहमन जिह्वा बाबरी, कह गई सड़क पतार, आपू तो कहीं भीतर गई जूती खात का पार। जीवा पर बड़ा कंट्रोल होना चाहिए, है कि नहीं? जीवा कुछ से कुछ कहकर चली जाती है, अब बाद में फेंट खाना पड़ता है व्यक्ति को, है कि नहीं? इसलिए इस पर कंट्रोल रखना चाहिए। बेसी जिसको देखते होंगे टबटाई टबटाई बोल रहा है, लोग उसका महत्व कम देते हैं। और जो आप धीरे से कभी कभी बोलेंगे तो आपके बात की प्रभाविकता होती है। इसलिए अधिक वाचाल व्यक्ति को नहीं होना चाहिए, सोच समझ कर बोलना चाहिए, ताकि आपकी गरिमा बनी रहे, आपकी प्रतिष्ठा बनी रहे। और इस पर नियंत्रण करना चाहिए व्यक्ति को। इससे क्या होगा, जी पर नियंत्रण करेंगे तो हमारी भाषाओं में बदलाव आएगा। हम लोगों को, शत्रु के क्रोध को भी हम लोग जीत सकते हैं। शत्रु कितना भी गुस्सा वाला व्यक्ति आपसे गुस्सा है, आपके सामने आया और आप प्यार के मीठे बोल उनसे बोलिए, थोड़ा देर रहेगा गुस्सा, उसके बाद धीरे धीरे नीचे हो जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं। और इस प्रकार लेखक कहते हैं कि अवाक रहकर भी लोग आत्मचिंतन के आधार पर बातचीत का आनंद ले सकते हैं और जीवन जगत को सुंदर बना सकते हैं, है ना? इस तरह भी आप अपने जीवन को आनंदमयी बना सकते हैं। तो मन की एकाग्रता है, क्या कहते हैं, अवाक बातचीत मन की एकाग्रता है। एक और ध्यान दिख रहा है, कभी कभी व्यक्ति को देखेगा सिनेमा देख रहा है, अब पूरा फोकस एकदम वहीं पर है, अब बगल में चक्कू मार देगा ना, कहेगा ये जब से ना चक्कू मार दिया, ये इतना एकाग्रता होता है ना। बहुत आदमी फिल्म देखते समय, जब आप सीरियल, अब महिलाओं को सीरियल देखेगी ऐसे आंख फाड़ के, है ना, बगल में उसका रुपया का बंडल है, पायल है, खोल के लोग चल जाएगा तो यो नहीं पता चलेगा। और जब खत्म हो जाएगा, पायल कहाँ गया, हमारा पायल कहाँ गया, और तब तक सीरियल पर से ध्यान नहीं है कि सीरियल का एगो एपिसोड छूट नहीं जाए। अब मान चलिए आपको पानी लगा है, प्यास लगा है, अब पानी चाहिए, कहेंगे जी पानी दीजिए, तो रुकिए ना, रुकिए 5 मिनट करते करते जाओ एपिसोड प्रचार नहीं आ जाएगा, तब तक पानी मिलने वाला
बात नहीं है। तो ये एकाग्रता है, और यही एकाग्रता हमें अपने पढ़ाई में होना चाहिए, अपने बातचीत में होनी चाहिए, कि हम अपनी एकाग्रता को ध्यान में रखें और अच्छे शब्दों का चयन करें, अच्छे से पढ़ें। जीवन का परम साध यही है। चलिए अब हम लोग प्रश्न उत्तर पढ़ाएंगे। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। और अब हम लोग प्रश्न सेक्शन पर आते हैं कि सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। हमने बताया ना कि बाबू बोलेगा नहीं तो पते न चलेगा कि एकरा अंदर क्या है। बहुत आदमी आप अपने बोल रहे हैं, वो चुपचाप सुन रहा है, और कब कितना झमटकर बात बोलेगा एक गारंटी नहीं है। तो प्रस्तुत पंक्ति, ये बाबू स्टाइल, इसको ऐसा लिखना है कि प्रस्तुत पंक्ति बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित निबंध से लिया गया है, और इसके निबंधकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी हैं। पंक्ति के माध्यम से ये क्या कहना चाहते हैं निबंधकार, कि हमें बतलाना चाहते हैं कि मौन रहने पर गुण दोष का पता नहीं चलता है। आदमी चुपचाप है, मौन है, कुछ बोलिए नहीं रहा है, पता नहीं चलेगा कि आदमी गुस्सा वाला है कि मधुर वाला है कि प्रेम वाला है ना। लेकिन जब ये बोलेगा पता चल जाएगा कि बवंडर खड़ा करने वाला व्यक्ति है ना। बोलने से उसके भीतर का गुण दोष क्या हो जाता है? प्रकट होने लगता है। जैसे कौवा और कोयल भी बोली के आधार पर ही अपना परिचय देते हैं ना। कहता कौवा के तरह बोल रहा है, अरे तोहर आवाज तो कोयल की तरह है ना। तो वेन जॉनसन यही मानते हैं, वेन जॉनसन भी यही मानते हैं कि असल बातचीत सिर्फ कितने लोगों के बीच होता है? दो लोगों के बीच होता है। और जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसके गुण दोष का प्रकट नहीं होता है। एडिसन क्या कहते हैं कि सिर्फ दो लोगों के बीच होता है। असल बातचीत एडिसन के अनुसार कितने लोगों के बीच? बेटा कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, कितने लोगों के बीच? दो लोगों के बीच। और असल बातचीत है ना कितने लोगों के बीच? दो लोगों के। और सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसके क्या चीज का? गुण का और दोष का पता नहीं चलता है। ये कौन कहते हैं? तो ये कहते हैं वेन जॉनसन। वे क्या कहते हैं? वेन जॉनसन कहते हैं, वेन जॉनसन कहते हैं कि असल बातचीत सिर्फ मतलब जो है सो सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। चलिए अब हम आगे चलेंगे। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि हमारी जिह्वा जो है कतरनी के समान है। किसके समान है? कतरनी के समान है। हमारी जिह्वा कतरनी के समान है जो सदा स्वच्छंद चला करती है। कहता है प्रस्तुत पंक्ति बातचीत के निबंध से लिया गया है, और इसके निबंधकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी हैं। कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी हैं। व्यक्ति गुस्से में आकर कतरनी के समान जीवा चलाता है। देखता है ना बहुत सारा आदमी देखेगा 5 मिनट में 100 गाली निकाल देगा, ताय 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 पे बोल रहा है ना। लेकिन वो नहीं जानता है कि इसका परिणाम क्या होगा, लोगों के हृदय पर चोट लगेगा, लोग उससे नाखुश होंगे ना। वो ये नहीं जानता है। क्रोध में कहता है जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। व्यक्ति क्रोध में क्या कर देगा इसकी गारंटी नहीं है ना। कतरनी के समान जिह्वा चलाता है, और जिसके चलते विवाद उत्पन्न हो जाता है, गोली चल जाता है ना। और यदि व्यक्ति जिह्वा अर्थात बोली पर काबू कर ले, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, इस पर अगर वह काबू कर ले तो इसकी नौबत ही नहीं आएगा। बड़ा से बड़ा शत्रु, बड़ी से बड़ी लड़ाई को रोका जा सकता है, इसका नौबत ही नहीं आएगा। अच्छे से समझ रहे हैं? चलिए अब नेक्स्ट है लघुत्तरीय प्रश्न।
कि अगर हमें वाक शक्ति ना मिलती तो क्या होता। अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। तो इसका प्रश्न आंसर होगा कि अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो हम गूंगे प्रतीत होते, गूंगे लुंज पुंज रहते। हम अपनी भावनाओं को दूसरे के पास संप्रेषित नहीं कर पाते और दूसरे की भावनाओं को अपने पास हम नहीं समझ पाते, है ना। लुंज पुंज होकर हमें गूंगे बनकर रहना पड़ता और हम दूसरों का सुख दुख नहीं जान पाते और ना ही अपना सुख दुख दूसरे को बता पाते, एक दूसरे में कोई सहायता भी नहीं कर पाते और जिसके कारण हमें सामाजिक ना होकर पूर्णतः जंगली बनना पड़ता और जंगली जीवन जीना पड़ता। समाज क्या है। समाज में मनुष्यों का समूह, जहां पर संस्कृति है, सभ्यता है, लोग अपनी भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो अपनी भावनाओं से अपने सुख दुख का बांटता है। वैसे तो जानवर हैं जो चुपचाप रहते हैं, खाते हैं, विचरण करते हैं। तो हम लोग भी क्या हो जाते हैं, पूर्णतः जंगली हो जाते हैं अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो। अब है दूसरा, बातचीत के संबंध में वैन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार हैं। बातचीत के संबंध में वैन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार है। उत्तर क्या कहा गया है कि वैन जॉनसन, मैंने पहले भी बताया है और फिर भी एक बार देखो हजार बार देखो, ये देखने की चीज है हमारी दिलरुबा। तो मैं पीछे नहीं हटूंगा और आपको बताऊंगा, आपके मंजिल तक आपको मैं पहुंचाऊंगा कि वैन जॉनसन के अनुसार क्या कहते हैं कि वैन जॉनसन के अनुसार बातचीत के माध्यम से व्यक्ति के गुण दोष का प्रकट होता है। वैन जॉनसन क्या कहते हैं कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसके गुण दोष का प्रकट नहीं होता है। और एडिसन क्या कहते हैं कि असल बातचीत सिर्फ दो लोगों के बीच होता है ना। कितना लोग के बीच होता है, दो लोगों के बीच होता है। एडिसन का मत है कि लोगों की बातचीत सिर्फ श्रेष्ठ मानी जाती है कितने लोगों के बीच, दो लोगों के बीच। और इसमें व्यक्ति क्या करता है, खुलकर मनोभाव एक दूसरे के सामने प्रकट करता है। क्या करता है, प्रकट करता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। बाबू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। छोटा नहीं करें, छोटन में नहीं कहता देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। इस बार भी बिहार बोर्ड के पसंदीदा क्वेश्चन में से ही एक है। इसमें पूछा गया था आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। तो बाबू यूरोप में बातचीत के हुनर को, कला को क्या कहते हैं, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। और इसे सुहद गोष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। मूलतः पूरी शिष्टता, शिष्टाचार, विनम्रता, विनम्र होकर, शालीनता, शांत होकर के आदि के साथ यह बात करने की कला को क्या कहते हैं, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं, जो हर एक व्यक्ति के पास होनी चाहिए। और जिस व्यक्ति के पास आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन नहीं है वह व्यक्ति अपनी भावनाओं को अच्छी तरह से प्रकट नहीं कर पाएगा, लोगों को इंप्रेस नहीं कर पाएगा। और आपकी बातचीत में ऐसी ताकत होनी चाहिए कि हल्ला हो रहा है पूरा, कह दीजिए पहला शब्द आपका निकला मित्रों, पूरा शांत। और इसके बाद आपकी विचारधारा, आपका जो वाक्य है प्रस्तुत हो, लोगों में सन्नाटा हो जाना चाहिए, शांत होना चाहिए, है ना। ये है और जिसको सुनने में मजा आए, ऐसा बोरिंग नहीं महसूस हो, है ना। तो ये आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन है, जो बोलने की, बातचीत करने की कला है, जो सभी लोगों में होनी चाहिए। नेक्स्ट, मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका क्या है, सबसे अच्छा तरीका, किस तरह से वह बात करे, है ना। तो मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका अपने आप से बातचीत करना, ना दूसरा से बात करेंगे ना लड़ाई होगा, लेकिन करना तो पड़ेगा। तो करना पड़ेगा कब, जब हम आत्मचिंतन कर लेंगे, हम समझ लेंगे, जान लेंगे कि हमें क्या बोलना है, तो हम नाप तोल कर बोलेंगे और इसमें किसी के दिल को ठेस नहीं पहुंचेगा। और इसके लिए ना किसी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता होती है
और न आस्थान की आवश्यकता होती है। इससे कोई विरोध और विवाद का भी डर नहीं रहता है। तो ये था मनुष्य के बातचीत करने का उत्तम तरीका। अब बाबू इसको पढ़ना ही नहीं है, जीवन में उतारना भी है ना। चलिए अब है 5 नंबर, राम रमोवल क्या है बउआ, वही समझ रहा है ना। औपचारिक बातचीत जिसका कोई मतलब नहीं है और कोनो उद्देश्य नहीं रहता है को राम रमवाल कहते हैं। जब ये 3 से अधिक व्यक्ति होगा, असल बातचीत कितने व्यक्ति के बीच में, 2, 2 से अधिक होगा 3, तीनों वाला अपना बात रखेगा, चारों वाला अपना बात रखेगा ना। तो 4 से अधिक लोगों के बातचीत क्या होगा, ये 4 से अधिक बातचीत क्या होगा, राम रमोवल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राम रमोवल हो जाता। और इससे सिर्फ ऊपरी बातचीत होती है, औपचारिक होती है, इसका कोई महत्व नहीं रहता है और ना ही उद्देश्य होता है। चलिए अब अगले हम लोग ऑब्जेक्टिव सेशन पर आते हैं। और ऑब्जेक्टिव सेशन में हमको लगता है कि अब आप लोगों से ये ऑब्जेक्टिव छूटने वाला नहीं है और आशा करता हूं कि आपका कोई भी ऑब्जेक्टिव छूटे भी नहीं बिहार बोर्ड में। और जितना ये जो बताया गया है, यहाँ से बाहर भी प्रश्न नहीं रहेंगे, आप लोग आराम से इसे कैर कर पाएंगे और आपसे सॉल्व भी होगा। और मैं चाहूंगा कि मेरे जवाब देने से पहले आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में आराम से लिख कर भेजें, लाइक करके भेजें और प्रश्न उत्तर को जवाब देते रहें, ताकि हमारा भी उत्साह वर्धन हो कि हम जो मेहनत कर रहे हैं वह वाकई में हमारा सफल हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जुड़ जाएं और प्रश्न का उत्तर देना प्रारंभ करेंगे। कि सबसे पहले ये बात जान लीजिए कि बेटा किसी भी चीज को सीखने के लिए हमें एकाग्रता की आवश्यकता होती है। कोई भी चीज पढ़ो या देखो तो पूरी एकाग्रता के साथ, क्योंकि अगर आप एकाग्र नहीं होगे, किसी भी चीज को ध्यान से नहीं देखोगे, ध्यान से नहीं अध्ययन मनन करोगे, तो फिर वो क्या हो जाएगा, हमारे लिए निरर्थक हो जाएगा, हमारे लिए सार्थक नहीं होगा। तो सार्थक बनाने के लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले इसे ध्यान से सुनना है, ध्यान से देखना है ना। पहला प्रश्न है, बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ। तो आप लोगों ने पहले ही पढ़ा था 1844 ईस्वी में। कब पढ़ा था, 1844 में। और इसके बाद बाल कृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ, तब बाबू याद रखना है 1814 में। कैसे याद रखेंगे, क्योंकि यह प्रथम विश्व युद्ध से क्या है, संबंधित है। और इसके बाद तीसरा आते हैं, बाल कृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया। तो बाबू लोक रहा है ना, सीधे हिंदी प्रदीप। कब किया, 1877 में किया। कितने वर्षों तक चला, 33 वर्षों तक चला। कैसी पत्रिका थी, तो ये मासिक पत्रिका थी। कैसी पत्रिका थी, मासिक पत्रिका थी। यहाँ पे 3 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं कि हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन थे। तो बाल कृष्ण भट्ट। हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन कब हुआ, 1877 में। हिंदी प्रदीप पत्रिका कितने वर्षों तक चली, 33 वर्षों तक चली। हिंदी प्रदीप जो पत्रिका है कैसी पत्रिका है, तो मासिक पत्रिका है। एक लाइन में बहुत सारे क्वेश्चन, आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे और बार बार कहना नहीं पड़े। आपको अच्छा लगे तो शेयर का और लाइक का बटन दबाते रहें। नेक्स्ट प्रश्न है, नूतन ब्रह्मचारी लेख का नाम क्या है। नूतन ब्रह्मचारी के लेखक का नाम क्या है। अभी ही पढ़े हम लोग, नूतन ब्रह्मचारी के लेखक हैं बाल कृष्ण भट्ट। कौन है, बाल कृष्ण भट्ट। इसके बाद रेल का विकट खेल के लेखक कौन है। अभी अभी हमने पढ़ा, भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं, नागार्जुन नहीं, प्रताप नारायण नहीं। इसका आंसर होगा बाल कृष्ण भट्ट। क्या होगा, बाल कृष्ण भट्ट। मनुष्य के ईश्वर प्रदत्त शक्तियों में एक है। मनुष्य में जो ईश्वर प्रदत्त, जो भगवान के द्वारा हमें जो शक्ति दी गई है, उसमें से क्या है, देख रहे ना ऑप्शन, दिमागवा हिल जाएगा। तो बाबू याद रखना, कौन होगा, वाक शक्ति होगा ना, ये नहीं होगा।
ना, ये नहीं होगा, आई नहीं होगा बाबू। हमारा जो शक्ति मिला, आदमी आग उगलता हा नहीं है ना, बिजली ना, हाँ वस्त्र पहनता है भगवान। यहाँ क्या है, भगवान के द्वारा दिया हुआ शक्ति कौन सा है, वाक शक्ति है, कोनो दिक्कत नहीं। नेक्स्ट चलते हैं। रोबिन क्रूसो कितने वर्ष तक रहा बाबू जंगल में कितना वर्ष तक रहा, 16 वर्ष तक। कितना वर्ष तक, 16 वर्ष तक, तब ने उसको नहीं पता था ना। चलिए अब है एडिसन। एडिसन बाबू क्या बोले, ये अंग्रेजी साहित्य के साहित्यकार है। इन्होंने क्या कहा कि असल बातचीत कितना लोग के बीच होगा, सबको पता है ना। तो बाबू कितना होगा, 6 होगा है? नहीं। 8 होगा नहीं। 4 होगा नहीं। आंसर क्या होगा, 2 होगा। आंसर क्या होगा, 2 होगा। चलिए अब है 9 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं कि कितने लोगों की बातचीत को अंगूठी का नग माना जाता है। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है, कितने लोगों के बातचीत का, तो 5 होगा नहीं होगा, 4 होगा नहीं होगा, 2 होगा नहीं होगा, बचा कौन, 3 ना। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि कितने लोगों के बीच, कितने लोगों के बीच बातचीत में फॉर्मेलिटी होती है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कितना, 4 लोगों के बीच बातचीत क्या होती है, फॉर्मेलिटी होती है। नेक्स्ट पढ़ेंगे, यूरोप में बातचीत करने की कला को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, डायलॉग कहते हैं ना, गलत, डिबेट कहते हैं नहीं, टॉक कहते हैं नहीं, क्या कहते हैं, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। चेला धाई धाई मार ले जाओ, रुकना नहीं चाहिए, कटिहार जाए कि मालदा ना, एकदम पढ़े हैं तो रुकेंगे का है, डरने की क्या बात है। अरे डर मत भूखली, हम है ना, सब कुछ होगा, है ना। यहाँ क्या कहता है, 12 नंबर, 11 नंबर हो गया था ना, हाँ 11 हो गया था। चलिए 12, 12 कहता है काव्य कला का प्रवीण गोष्ठी को हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, और उसको किस नाम से जानते थे, तो सुहद गोष्ठी। कौन से नाम से, सुहद गोष्ठी, काव्य का है ना, सॉरी ये काव्य का है, तो काव्य में इसको सुहद गोष्ठी कह सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब क्या है, 13 नंबर, 13 नंबर कहता है कि आधुनिक सूक्ष्म पंडितों के बातचीत का जो होता है उसको क्या कहते हैं, शास्त्रार्थ कहते हैं, जिसमें एक दूसरे को नीचे दिखाने का काम करते हैं ना। हमरा से बढ़ के कोई नहीं, हमरा से बढ़ के कोई नहीं, कालिदास वाला आपको पता है ना, शास्त्रार्थ। अब है 25 वर्ष से ऊपर वालों की बातचीत कैसी होती है, सारगर्भित, बड़ा सोच समझ कर बोला गया होगा, एकदम उस बात में जान होगा, समझ रहे ना। तो वो कैसा बातचीत होगा, 25 वर्ष से, जो 25 वर्ष वाला व्यक्ति हो जाता है वो एक नागरिक हो जाता है, और उसके पास सोचने समझने की क्षमता हो जाती है, तो उनका जो बातचीत होगा ना, बड़ा दमदार होगा, है ना। तो कैसा हो जाता है, सारगर्भित हो जाता है। इसके बाद 15 नंबर, 25 वर्ष से नीचे वाले, 15 नंबर का देख लेंगे ध्यान से। 25 वर्ष से नीचे वाला का जो बातचीत होता है, उस सबको पता नहीं दुनिया क्या है ना, दिल वाला वाला बात रहता है ना, जिसमें उसको खाली आनंद मिले ना, ये फलमा के यू हो लो, तो उसमें सिर्फ उसको आनंद वाली बातें चाहिए। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे, 16 नंबर। 16 नंबर क्या कहता है कि हमारी भीतरी मनोवृत्ति क्या दिखलाती है, मनोवृत्ति हमारा जो मन का अंदर है, विचार है, भावना है ना, क्या दिखलाती है। 16 नंबर, ध्यान से जल्दी से सब लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए जवाब। हम लोग बार बार इतनी तेजी से जा रहे थे, सॉरी इसके लिए, आप लोग जवाब दीजिए जल्दी से। बिल्कुल सही, इसका आंसर होगा नए नए रंग। क्या होगा, नए नए रंग। और इसके बाद 17 नंबर का आता है भीतरी मनोवृत्ति को क्या माना जाता है, बाबू चिमिस्तान। आंसर क्या होगा,
चिमिस्तान। बाबू नाक होगा? नाक नहीं है ना, होगा, नाक हो जाएगा। थोड़ा सर्दी हो गया था। हाँ, फिर भी ये सब कोई चीजें रुकावटें नहीं होगी। आप आपके पढ़ाई में नाक नहीं होगा। स्वर्ग, कब्रिस्तान, इतारो नहीं होगा। चिमिस्तान, चिमिस्तान मतलब क्या? जहाँ फूल ही फूल है, जहाँ आनंद ही आनंद है। अतः मनवा में हम लोग सोच रहते हैं, बैठल है खटिया पर आंख मूंद के, रे ताज होटल में सुतल है, तो कल्पना कर लिया। तो मन में क्या है? मन जैसा चाहेगा वैसा। मन क्या है? एक बहुत बड़ी भारी आईना है, जिसमें लोग जैसा चाहे तैसा सूरत देख सकता है। तो चिमिस्तान फूलों का बाग है, आनंद का बाग है, ये क्या है? चिमिस्तान होगा इसका आंसर। नेक्स्ट में, जीवा को क्या माना गया है? गुजरा ना, कतरनी ना, कह दिया बेचारा को, कह दल कहो चल गलो अल्लाह तो यहाँ चल रहा ना, तो कतर नहीं। तो बाबू बोल समझ के, एकदम समझ के बोलिए है। चल, अब नेक्स्ट है, क्रोध को क्या माना जाता है? अब आप लोग ऐसे प्रश्न का जवाब आप लोग देंगे, क्रोध को क्या माना जाता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में। पड़ोसी मानल जाएगा? तोरा बगल में रहता है का? फरीक, मित्र, शत्रु, क्या होगा इसका आंसर? शत्रु होगा। ओहो, गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा हम, अच्छा चलिए ये हो गया है। नेक्स्ट 21 नंबर देखेंगे, क्रोध को काबू करने के लिए किसे काबू करना पड़ेगा? तो सबसे पहले किसको काबू करना पड़ेगा? 20 नंबर में जल्दी से जवाब देंगे आप लोग। क्रोध को काबू करने के लिए जिह्वा को, किसको करना पड़ेगा? जिह्वा को। 21 नंबर, भाषण में किसका मौका रखता है? भाषण करने वाले, अभी अभी आप लोगों ने देखा था ना नमूना, क्या होगा? नाज नखड़ा, क्या होगा? नाज नखड़ा। इसके बाद, बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ? बाबू इलाहाबाद में, और इलाहाबाद कहाँ पड़ता है? यूपी में। इसके बाद, बातचीत पाठ गद्य की कौन सी विधा है? तो ये निबंध है। कौन सी विधा है? निबंध है। और इसके बाद, मनुष्य के रूप का साक्षात्कार कब होता है? कब होता है? बोलने से होता है। कब होता है? बोलने से होता है। और इसके बाद अगला है, बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, किसका है? जल्दी से सब लोग जवाब देंगे, हम देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में। जवाब देंगे, बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, किसका कथन है? बेन जॉनसन का। और एडिसन साहब क्या बोले थे? कि सिर्फ दो लोगों के बीच बातचीत होगा ना। सही बात है। चलिए, काव्य कला की प्रवीण विद्वान मंडली को क्या कहा जाता है? काव्य कला के प्रवीण विद्वान मंडली को क्या कहा जाता है? तो इसका मतलब होता है फरीक, नहीं, काव्य कला है ना यहाँ पर। 26 नंबर में देख लेंगे कि काव्य कला के प्रवीण विद्वत मंडली को क्या कहा जाता है? इसका आंसर आप लोग एकदम झटके में दे देंगे, हम जानते हैं सुहद विद्वान। क्या होगा ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये। चलिए, नेक्स्ट है, रोमिन क्रूसो ने पहली बार किसके मुख से बात सुनी थी? तो फ्राइड के मुख से। किसके मुख से? फ्राइड के मुख से। इसके बाद, बाहरी बातचीत में किसकी आवश्यकता पड़ती है? तो इसका आंसर होगा फरीक। फरीक मतलब क्या होता है पता है? वाद विवादी। वाद विवादी। जब तक बोलने वाला आपको जवाब देने वाला नहीं होगा, तब तक आप बोलेंगे। तो फरीक का मतलब होता है वाद विवादी या प्रतिद्वंदी, जो आपके साथ वाद विवाद करे, है ना, वाद विवाद करे। चलिए, नेक्स्ट है, चार लोगों से अधिक की बातचीत में क्या होता है? जब चार लोगों से अधिक बातचीत हो जाएगा तो वो क्या होगा? जल्दी से बताइए, जल्दी से, इतना आसान प्रश्न है, जल्दी से।
4 से अधिक होगा तो क्या होगा? राम रिमूवल होगा। क्या होगा? राम रिमूवल। और इसके बाद कहता है अनादर का मूल किसे कहा गया है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब देंगे। अनादर का मूल, अनादर माने जहां पर आपकी प्रतिष्ठा ना हो, इज्जत ना हो। और जब बोझ है और नौता परल नहीं है, जाके खा लिया तो देख लिया रे हाँ है, बिना नौता का गया ना। लेकिन ऐसा लोग करता नहीं है ना। बुलाने पर, बिन बुलाने, सॉरी, यहाँ पे 30 नंबर का हो जाएगा बिन बुलाए जाना। क्या हो जाएगा? बिन बुलाए जाना। कोई दिक्कत नहीं, सब लोग एकदम ठीक है। चलिए, ये नहीं होगा, इसका आंसर ये होगा। चलिए नेक्स्ट, प्रपंचात्मक संसार का आईना किसे कहा गया है? 31 नंबर बोलेंगे प्रपंचात्मक संसार का आईना किसे कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? अंदर मनोभाव या भीतरी मनोवृत्ति को ना। नेक्स्ट, बालकृष्ण भट्ट को आधुनिक हिंदी का आलोचना का जन्मदाता किसने कहा? देख लेंगे बढ़िया से। बालकृष्ण भट्ट को आधुनिक हिंदी आलोचना का जन्मदाता किसने कहा? जल्दी से जवाब देंगे सभी लोग, जवाब देंगे। आंसर होगा राम विलास शर्मा। कौन होगा? राम विलास शर्मा। कमेंट भर भर के आनी चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आप लोगों का। नेक्स्ट बढ़ते हैं, बालकृष्ण भट्ट को अध्ययनशील, विद्वान और तीक्ष्ण बुद्धि का आलोचना किसने कहा? किसने कहा? है ना। 33 नंबर, इस क्वेश्चन में भी जान है और आप लोग बताएंगे जल्दी से, जल्दी से बताएंगे। इसका भी आंसर राम विलास शर्मा। किस, क्या हो जाएगा? राम विलास शर्मा, बिल्कुल सही। नेक्स्ट चलते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये भी हिंदी के बहुत बड़े कवि हैं। और इन्होंने, एक कवि ने दूसरे कवि को, बाल कृष्ण भट्ट को अंग्रेजी निबंधकार की तुलना की है किससे? तो अंग्रेजी निबंधकार थे एडिसन और एस्टी, जो अंग्रेजी साहित्य के, अंग्रेजी साहित्य के कवि थे। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे, बातचीत पाठ किस प्रकार का निबंध है? तो आप लोग सब ये जान गए, ललित निबंध है। इसके बाद बाल कृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इसका जवाब तो हमें चाहिए कमेंट बॉक्स में जल्दी से, जल्दी से। ये किस काल के हैं? मैंने आपको बताया था भारतेंदु काल के। किस काल के? भारतेंदु काल के। अगला, जो कुछ धुआं और मवाद जमा रहता है हमारे अंदर, वह भाप बनकर कैसे निकल जाता है? किसके जरिए से? किसके जरिए से? जल्दी से जवाब देंगे। तब बातचीत ना। दुख हो, सोना हो, बाबू हो, कोनो दुख है तो बता देते हैं ना, हम लोग इसको बातचीत के माध्यम से करते हैं। इसके बाद, भट्ट निबंधमाला कितने खंडों में प्रकाशित है? तो कितने खंडों में? 2 खंडों में। कितने खंडों में है? 2 खंडों में है। चलिए, आशा करता हूं कि आप लोग इसको अच्छे से समझ चुके होंगे, है ना। और आज हम इस घंटी को, क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और आशा करता हूं कि आप इस चैप्टर को अच्छे समझ होंगे, इसमें किसी तरह का आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। और वैसे भी हमारा मोटो रहता है कि डर मत भूखली हम, है ना, भूखला लड़का सब हमारा, भूखली सब लड़की, है ना। तो डरना नहीं है, सोनू सर जी आपके साथ हैं और जब तक हम आपके साथ हैं, हिंदी में आपका एक अच्छा मार्क्स आने की पूर्णता गारंटी है ना। सिर्फ आप हमारे साथ मेहनत करते रहे, बने रहे और हम भी आपके लिए कुछ करते रहे इस तरह से, है ना। तो मेहनत जारी रखेंगे
और अंत में इसी पंक्ति के साथ मैं इस क्लास को समाप्त करना चाहूंगा, जो कि ये पंक्ति है, आप अच्छे से सुनेंगे। जिस तरह से आपने ऑब्जेक्टिव सॉल्व किया है, सब्जेक्टिव सॉल्व किया है, इसको सारांश को सुना है, आपको उससे अच्छी तरह से आपको सुनना है और कमेंट बॉक्स में इसके लिए एक लाइक देना है कि राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा। अगर चलने वाले अपने पर चलाए, मंजिल हमें जब तक ना मिली तो चलते रहे, कि राहें जहां तक जाएगी और राहगीर वहां तक जाएगा। दरिया से क्या पूछते हो, दरिया से क्या पूछते हो, को नीर कहां तक जाएगा। अरे खींच धनुष लगा निशाना, खींच धनुष लगा निशाना, साधो अपनी मंजिल और देखते हैं कि तीर कहां तक जाएगा, तीर कहां तक जाएगा। इसी के साथ धन्यवाद, और इस सेशन को हम लोग समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगर आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। फिर बने रहेंगे हमारे साथ। धन्यवाद। और मैं कहना चाहूंगा कि हमारे प्यारे मित्रों, बच्चों और हमारे तमाम चेलाओं, आप हमारा सपोर्ट करें, और इसी तरह से आपके क्लास को हम लोग एक मनोरंजन भरा हुआ क्लास बनाएंगे, जिसमें आपको बोरिंग नहीं होगा। और हमारा साथ दें तमाम एजुकेशन टीम, जो एजुकेशन जॉन की टीम है, आपके लिए, आपके उज्जवल भविष्य के लिए कार्य करती रहेगी। और हमारा प्रयास रहेगा अच्छे से अच्छे कंटेंट्स आपको देने का, ताकि आप अपने माँ बाप, अपने समाज का नाम रोशन करें। धन्यवाद। चलिए, ठीक।